सारे टॉपिक्स पे हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है अंडरस्टैंड फाइनेंशियल वेलनेस, व्हाई प्लानिंग ड्राइव्स कॉन्फिडेंस, नॉट जस्ट नंबर। तो एक तो इस पे डिस्कशन करेंगे, फाइनेंशियल वेलनेस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा, मास्टर बजटिंग बेसिक्स, अप्लाई द 50-30-20 रूल टू रियल इनकम। ये रियल इनकम पर 50-30-20 रूल क्या कैसे अप्लाई होता है, क्या है ये, इस पे हम लोग आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। बिल्ड सेविंग्स हैबिट, ऑटोमेट पे योरसेल्फ फर्स्ट, रेसिस्ट लाइफस्टाइल क्रीप। सेविंग की जो हैबिट्स हैं कैसे डेवलप करें उस पर हम लोग बात करेंगे। क्रिएट एन इमरजेंसी फंड, कितना साइज होना चाहिए, कैसे बिल्ड करना है और कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है, इस टॉपिक पर हम आज के डिस्कशन में इसको शामिल करेंगे। इसके अलावा सेट स्मार्ट फाइनेंशियल गोल, स्मार्ट फाइनेंशियल गोल किस तरह से बनाए जाते हैं इस पर भी आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग मैटर, ये जरूरी क्यों है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो क्यों जरूरी है। आप में से कोई बताना चाहेगा? पूजा आप बताओ, चलो ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है, आप इसे शुरू करते हैं। पूजा। जी सर, फाइनेंशियल प्लानिंग सर, इसकी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे घर में ही पैसा है, लेकिन हमको कई से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, लेडीज हो या जेंट्स हो, जिनको यही नहीं पता है कि हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। कुछ लोगों का बहुत सारा पैसा है जो बैंक में पड़ा है, लेकिन बैंक से हमें इतना ज्यादा कुछ खास इंटरेस्ट मिलता नहीं है, ना ही हमारा कोई बेनिफिट होता है। बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोग इधर उधर लगा देते हैं, लेकिन उनका प्रॉफिट आ ही नहीं पाता उसमें। तो उसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि हमें अपने पैसे को सही जगह पे यूज कहाँ पे करना है। बिल्कुल ठीक है। इरम, आप बताओगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है? इरम, आप सुन पा रहे हो? देखो, सेशन को इंटरेक्टिव रखते हैं ताकि पता चले कि हम कितना इरम, सीख रहे हैं। अनम्यूट करके बात करनी है बेटा, फोन को ना अनम्यूट करके बोलना है। इरम, चलो आवाज आकाश, आ रही है आप आपको? बताओ। तो कुछ दिक्कत हो रही होगी, नो प्रॉब्लम। आकाश, आप बताओ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में क्या समझते हो, अब ये जरूरी क्यों है, कुछ है आइडिया आपको? आकाश। पूजा, आकाश है नहीं क्या? हाँ सर, है तो। हेलो, हाँ बताओ गुड आकाश। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। ये फाइनेंशियल आवाज प्लानिंग ब्रेक क्यों हो रही है सर, जरूरी है, समझ नहीं कुछ? पा रहा मैं सही से। कोई बात नहीं है, तो अपना वीडियो जो है ना ऑफ कर लो, मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क का इशू होगा आपको। आवाज आ रही है आपको अब? इरम, आपको आवाज आ रही है? जी 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 सर, मुझे आवाज आ रही है। बताइए, आपसे क्वेश्चन था हमारा, व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग मैटर, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी क्यों है। आपने सेमिनार अटेंड किया ये था, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, आप जी, बताइए। इसलिए सर, ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे कि मैम ने बताया कि हमारे पास पैसे होते हैं और हम बैंक में जमा कर देते हैं, और हम ये सोचते हैं कि शायद ये बढ़ जाएंगे अगले साल, और वो बढ़ते नहीं बल्कि उसकी वैल्यू और कम होती जाती है। हमें यही नहीं पता है कि अगर हमारे पास 100 रुपए या 200 रुपए हैं, हम इसको कैसे ग्रो करें, जबकि हम ये चाहते हैं कि ये ग्रो होना चाहिए, लेकिन वो बजाय ग्रो के वो कम, उनकी वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए जरूरी है, अगर हम पहले से ही प्लान करके चलेंगे कि हमें 100 के 400 बनाने हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं ना, उस पर के कैसे ग्रो करना है उसको, ना कि उसे बैंक में ही रखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए मैं बताता हूँ,
अबाउट, बहुत अच्छा आप लोगों ने, पूजा ने भी बताया, आपने भी बताया, यही है कमोबेश बात। अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग मैटर्स। सेम इनकम डिफरेंट आउटकम, द डिफरेंस इज प्लानिंग। मैंने सेमिनार में बताया था कि दो लेडीज की मैंने कहानी आपको बताई थी, दो बहनों की। एक की हैबिट थी जितना वो उसके पास होता था सारा खर्च कर देती थी, और दूसरे की हैबिट थी कि कुछ खर्च करती थी, कुछ बचाती थी। फिर मैंने आपको बताया था कि शादी के 10 साल बाद जो बहन की बचाने की आदत थी वो खुशहाल थी, और जिस बहन की सारा खर्च करने की हैबिट थी वो दुखी थी। हालांकि दोनों की जो फैमिली इनकम थी वो कमोबेश बराबर थी। इससे ये हमें पता लगता है कि जो हमारी हैबिट्स होती हैं, खासतौर से पैसे बचाने वाली हैबिट्स होती हैं, वो बड़े काम की हैबिट्स होती हैं, वो हमारे घर में खुशहाली लेके आती हैं। तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। विदाउट ए प्लान, अगर कोई प्लान नहीं है हमारे पास, फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी है नहीं, तो क्या होगा? मनी डिसअपियर्स विथ नो ट्रेस। हमें देखा है ना, हमने गांव में कुछ लोग जुड़े होंगे गांव से भी, उन्होंने कहावत सुनी होगी कि पैसे के पैर होते हैं, या पैसा गायब हो जाता है, पैसा भूत की तरह है, पता नहीं चलता। कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा, अरे कमाते तो बहुत है लेकिन पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ चला जाता है। तो क्योंकि प्लानिंग नहीं है उनकी कोई आगे की, तो जहां चाहा वहां खर्च कर दिया, किसी रिश्तेदार ने मांग लिया उसको दे दिया, कभी इधर कभी उधर, कुछ पता नहीं उनका, उनका पैसा जो है वो गायब हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। कभी अचानक से कोई सरप्राइज आ जाए फैमिली में, सरप्राइज का मतलब हुआ कोई अचानक से बीमार पड़ गया, कोई ऐसी इमरजेंसी हुई, किसी की जॉब चली गई, तो फिर क्या होता है? विदाउट प्लानिंग फिर कर्जा लेना पड़ जाता है ना, कि भाई तू दे दे, कि भाई तू दे दे, तो दूसरों के आगे फिर हाथ फैलाना पड़ जाता है। विदाउट प्लान ये सारी चीजें होती हैं। रिटायरमेंट फीस फार एंड वेग्स, मतलब रिटायरमेंट तो अगर कोई प्लानिंग नहीं है और बूढ़े हो गए तो फिर तो डिपेंडेंसी होगी ना दूसरे पे। अगर बच्चों ने संभाल लिया, बच्चों ने, अगर बच्चे अच्छे निकले, थोड़ा बहुत देख लिया आप लोगों को, हम लोगों को देख लिया, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर रिटायरमेंट में बंदे को क्या क्या हो सकता है वो हम और सब जानते हैं, समाज में हम लोग सब देख रहे हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है बुढ़ापे में उसकी क्या हालत है, हम सबको पता है। तो विदाउट प्लान रिटायरमेंट का भी कुछ भी पता नहीं होता कि कब रिटायर होना है, हमें रिटायरमेंट के साथ कितना फंड हमको चाहिए, कैसे जनरेट करना है फंड, कोई प्लानिंग ही नहीं है हमारी। तो विदाउट प्लान ये बहुत बड़ा समस्या समस्या खड़ी हो जाती है फैमिलियों के सामने। एंजाइटी रहती है, मतलब बेचैनी रहती है, क्योंकि जब पैसा नहीं होता है इंसान के पास तो इंसान बेचैन रहता है, परेशान रहता है। इसके उलट अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं, अपना प्रॉपर बजट बनाते हैं, तब क्या फायदा होता है उसका? एवरी रूपी हैज ए जॉब। एक एक रुपए का हमें पता होता है कि भाई कहाँ पे इसे खर्च किया जाएगा। अगर हम बजट बना रहे हैं तो बजट फ्यूचर के लिए बनता है, कहाँ पे इसको खर्च किया जाएगा, एक एक रुपए का पता होता है। और अगर एक्सपेंस की लिस्ट बना रहे हैं हम, तो हमको पता होता है कि एक रुपया हमने कहाँ पे खर्च किया, कोई सरप्राइज नहीं आता हमारी लाइफ में प्लान के साथ में। इमरजेंसी आर एब्जॉर्ब कामली। इमरजेंसी तो आएंगी, लाइफ में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन उन इमरजेंसीज में, आपातकालीन स्थिति में हम अपने आप को शांत रख के कैसे उससे निकलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लान के साथ ही पॉसिबल है। हमारे पास इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है, अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी आती है तो हम वहां से पैसा उठा के खर्च कर सकते हैं। तो दूसरा ये फायदा है। तीसरा, गोल्स है डेट्स एंड नंबर्स। हम फाइनेंशियल गोल बनाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि आज मेरा बेटा 5 साल का है, 12 साल के बाद मान लो आज मेरा बेटा पहली क्लास में गया है, तो 12 साल के बाद जो है वो 12वीं में जाएगा। 12वीं के बाद जो है वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बनने के लिए पैसा चाहिए उसको। पैसा कितना लगेगा आज की डेट में, फिर इन्फ्लेशन बढ़ के कितना पैसा हो जाएगा उस टाइम पे, वो सारी आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है। तो गोल के पास डेट भी है कि बच्चा 12वीं करेगा तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, और नंबर भी है कि भाई मुझे को 50 लाख की जरूरत पड़ेगी, या 25 लाख की पड़ेगी, या 10 लाख की पड़ेगी। तो वो गोल पहले से हमारे पास ऑलरेडी है, प्लान के साथ ही पॉसिबल है। बिना प्लान के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस एंड बेटर स्लीप। जब इंसान को कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे साथ सब कुछ ठीक है, मेरा इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है, मेरे गोल्स के लिए मैं काम कर ही रहा हूँ या कर रही हूँ, तो बंदे के अंदर ना, या बंदी के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और बढ़िया सी नींद लेते हैं, फिर वो आराम से सोते हैं। कहते नहीं है
चादर तान के सो जाते हैं फिर आराम से। तो एक इसका एक बेनिफिट है। द 6 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हम मेन बात पे आते हैं कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के कंपोनेंट्स कितने होते हैं। तो इसमें बेसिकली 6 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है इनकम मैनेजमेंट, नो योर रियल टेक होम। आपके घर में इनकम कितनी आ रही है, ये रियल नंबर आपके पास होना चाहिए। अब इसमें दो बातें हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनको तो पता है कि उनकी सैलरी कितनी आने वाली है। अब कुछ लोग दूसरे काम कर रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, उनको पता नहीं होता, तो वो अपना 6 महीने 1 साल का एवरेज निकालने के, भाई इस महीने इतना, इस महीने इतना, इस महीने इतना आया था, अब मान के चलता हूँ इसी तरह से आगे भी आएगा। तो इस तरह से आप इनकम को पता कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि मेरे घर में पैसा कितना आता है महीने पे। दूसरा है एक्सपेंस मैनेजमेंट, ट्रैक, कैटेगराइज, ट्रिम। जितना भी आप खर्च करते हो उसको आपको लिखना होगा। आप एक डायरी बनाइए, उसमें आप लिखिए कि कितना खर्चा मेरा महीने का है, मेरी इनकम कितनी है महीने का, मेरा खर्चा कितना है महीने का। इनकम को मैनेज करना है, एक्सपेंस को भी मैनेज करना है। उसके बाद फिर आता है नंबर सेविंग का, कि इनकम मेरी हुई, कितना मेरा खर्चा हो गया, अब बचा कितना। तो सेविंग्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना सेविंग है, क्योंकि बिना सेविंग के, बिना बचत के आप पैसा कैसे आगे लगाओगे। आपके पास पैसे ही नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इनकम एक्सपेंस, इनकम से एक्सपेंस माइनस करेंगे, जो बचेगा वो सेविंग में जाएगा। ठीक है। फिर जो चौथा हमारा है वो है इंश्योरेंस। अब फैमिली में हमने फाइनेंशियल गोल भी बना लिए, प्लानिंग भी कर ली, पर प्रोटेक्शन नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अचानक से बीमार हो गए तो फिर हमें पता नहीं कहाँ से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस भी जरूरी है, खासतौर से हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत जरूरी हो गया है। बीमार पड़ते हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। अब इसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स है, अगर किसी ने वहां पे एनरोल किया हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, 5 लाख तक का तो गवर्नमेंट से मिल ही जाता है। अगर नहीं है तो फिर उसको प्रॉब्लम है, फिर उसको कहीं ना कहीं अपना इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। प्रोटेक्ट बिफोर यू ग्रो, ग्रो करने से पहले प्रोटेक्शन जरूरी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, बीट इन्फ्लेशन ओवर टाइम। जैसे मैंने सेमिनार में बताया था कि 4% के आसपास हमें सेविंग अकाउंट में मिल जाता है, 3 से 4% मिलता है। हमारा इन्फ्लेशन जो है 5 से 6 के बीच में चल रहा है, तो हमारा पैसे की वैल्यू जो है ना वो नीचे जा रही है। तो हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखने पड़ेंगे जहाँ पे कि हम इन्वेस्टमेंट कर पाए, जो कि हमारा पैसा ग्रो कर पाए, यानी कि हमें पैसे को काम पे लगाना है। पैसा भी हमारे लिए काम करता है, हम रात को सोते हैं लेकिन पैसा 24 घंटे हमारे लिए काम करता है। तो अपने पैसे को, या हमारा जो इन्वेस्टर है, हमारा जो कस्टमर होगा फ्यूचर में, उसके पैसे को सही जगह पे हमें इन्वेस्टमेंट कराना। रिटायरमेंट प्लानिंग जिसकी हम डिस्कशन कर रहे थे, रिटायरमेंट की प्लानिंग कब से करनी चाहिए, इस पे एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पूजा आप बताओ, रिटायरमेंट की प्लानिंग कब से करनी चाहिए। पूजा। सर जी सर, मान लीजिए सर रिटायरमेंट पूजा। की प्लानिंग का हमें स्टार्टिंग वहां से करनी चाहिए। सपोज कीजिए अगर हम सैलरीड पर्सन है, ठीक है, और मैरिड भी है और हमारे पास 1-2 बच्चे भी हैं, तो सर मेरे हिसाब से अगर हमने बच्चों की शादी के लिए एक तो प्लानिंग अलग चीज हो जाएगी। मान लीजिए हमारी एज अगर 30 या 35 के अबव हो चुकी है और ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो सर 40 जब एज हम क्रॉस करेंगे तभी से प्लानिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। जी। एरम आप बताओ, कब से क्योंकि सर प्लानिंग करनी चाहिए 40 रिटायरमेंट के की। एज के बाद से अगर हम 50 की एज तक करेंगे तो फिर वो बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी या फिर बच्चों की शादी की जिम्मेदारी, उन सब चीजों में उलझ के रह जाते हैं, तो वो सेविंग इतनी हो नहीं पाएगी फिर। और जब सेविंग्स ही नहीं होंगी तो फिर हम आगे की प्लानिंग ही नहीं कर पाते। तो कब से करना चाहिए पूजा, वही तो पूछा, सवाल तो वही है। हाँ जी सर, 30 मेरे ख्याल से 30-40 की एज से पहले, 35 के ओके, बाद स्टार्टिंग कर देनी चाहिए कि हमें अपने रिटायरमेंट की भी कुछ प्लानिंग करनी है। ठीक है, वेरी गुड। एरम आप बताओ। जी सर, सर मेरे हिसाब से प्लानिंग तब से करनी चाहिए जब आपकी शादी हो जाए ना और आपके बच्चे हों। पहले साल से ही बच्चा अगर दुनिया में आ गया है, अब आपके पास बच्चा है, तब से ही प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उसकी एजुकेशन को लेकर, शादी तो नहीं हर नहीं, बात की आप बात नहीं होती समझे, है। नहीं नहीं, मेरा आप नहीं समझे। मेरा क्वेश्चन बच्चों की एजुकेशन से है ही नहीं।
आपकी खुद की लाइफ से है। आप जब रिटायरमेंट हो जाओगे 60-65 साल में, आप बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाओगे, आप कमा नहीं रहे होगे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ कि जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको ओके, पैसा चाहिए बुढ़ापे में या नहीं चाहिए, पहले ये बताओ। ऐसा अच्छा, होना कितने लोग चाहिए ऐसे सर। हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारा सहारा बने, हमें जरूरत नहीं है। मतलब अगर बच्चे हमें देते भी होंगे ना उस टाइम पे, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा लेते हुए। जी जी बच्चे अगर जी। देना भी चाहिए तो तब भी सर, अच्छा नहीं लगेगा। अभी हम पूरी उम्र हमने बच्चों को दिया, या बुढ़ापे में क्या हम बच्चों से मांगते हुए अच्छा लगेगा हमको? खुद सोच के देखो। तो मेरा जी जी क्वेश्चन जी सर। सिंपल है। हम लोग देखो डिस्कशन, हम यहाँ पे ना डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली ना। यहाँ कोई टीचर नहीं है, कोई ओके स्टूडेंट नहीं है, सब हम एक जैसे हैं, एक फैमिली है हमारी। हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई तो सर, प्लानिंग कब होना चाहिए बुढ़ापे की। जी जी जो बताओ, अब सर बताओ। प्लानिंग तो 40-45 के अबव, और हमें ये होना चाहिए कि जब हम बूढ़े होंगे तो पता है कि हम बच्चों पर डिपेंड रहेंगे, और बच्चे ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, तो हमें पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए। मतलब 40 के अबव, ये पहले से ही ये नहीं है कि 40 से ही 30 के अबव कर लेनी चाहिए कि हाँ चलो ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। कुछ सेविंग करके रखना चाहिए, या वेरी तो गुड। प्रॉपर्टी में। जी जी जी, नहीं नहीं, सर, इसमें चलो चलो मैं डिस्कस बताऊंगा आपको कि क्या करना चाहिए। उमरा, आप बताओ, कुछ आपको आइडिया है इस बारे में कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो कब से करनी चाहिए? सर मुझे अभी कुछ प्लानिंग नहीं है इस बारे में। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, वो इसीलिए तो हम बैठे हैं, सारा डिस्कशन इसी टॉपिक पे करने वाले हैं आज। ओके ओके, हयात थैंक यू शरीन, सर। आप कुछ बता। हाँ, हयात शरीन, आप कुछ बताएंगे? अनम्यूट कर लीजिए हयात। चलो शायद नहीं हो पा रहा होगा। जीशान, आप बताओ। हाँ रिटायर सर। बुढ़ापे में जो रिटायरमेंट होता है हमारा, जब हम किसी लायक नहीं होते, काम नहीं कर पाते हैं, या जानबूझ के भी हम लोग 60-65 साल में कहते हैं अब ठीक है सब कुछ हो गया, उस टाइम पे हमें हमारे गुजारे के लिए पैसे की प्लानिंग कब से करनी चाहिए, कौन सी एज से करनी चाहिए? मैं एज की बात कर रहा हूँ। सर 40 बताओ। 45। 45 से, वेरी गुड। ठीक है जीशान, थैंक यू। मुस्कान, आप बताओ बेटा, बुढ़ापे की तैयारी कब से करनी चाहिए? मुझे लगता है बुढ़ापे की तैयारी जैसे ही हम कमाना शुरू करते हैं तब से ही कर देना चाहिए। वेल डन, बहुत बढ़िया मुस्कान, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है क्योंकि बच्चे का। टाइम के साथ साथ इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, खर्चे बढ़ते हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग से करते चलेंगे तो वो मैनेज रहता है। बहुत बढ़िया मुस्कान, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत अच्छा जवाब दिया मुस्कान ने। मेरा भी मानना यही है कि जिस दिन आपको सैलरी मिले, फर्स्ट सैलरी, आप अपने बुढ़ापे के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। क्यों क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ मैं ये बात कि जितना टाइम ड्यूरेशन आपको ज्यादा मिलेगा ना, उतना ही अच्छा कॉर्पस आपका जमा हो जाएगा बुढ़ापे के लिए। आप बुढ़ापे के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे पैसों के लिए। आप जब बूढ़े होंगे तो चश्मे के लिए, दवाई के लिए किसी बच्चे की तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि आपके अकाउंट में खुद पैसा आएगा। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि पैसा किस तरह से अकाउंट में आता है बुढ़ापे में, किस तरह से आप मंथली और या क्वार्टरली आप पैसा अपना ले सकते हो बिना रजिस्टर किए हुए अपना इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रिटायरमेंट की प्लानिंग। रिटायरमेंट के बाद हमारा क्या होगा, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि गवर्नमेंट की पेंशन मिल जाएगी, अब तो गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन नहीं मिल रही है। तो इसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्रीन विजिबल होगी पूजा मेरी? जी सर। गुड, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग बजटिंग। अब हमने बजट के बारे में थोड़ी सी बात करनी। व्हाट इज ए बजट? अ प्लान यू मेक फॉर योर मनी बिफोर द मस्ट मेक्स इट फॉर यू। हम लोग सब जानते हैं कि सरकार भी बजट पेश करती है। सरकार बजट में कितना खर्चा करने वाली है अगली साल, वो सारा एक एस्टिमेट बनाती है। कितना उसकी इनकम आने वाली है पूरी साल में, उसका भी एक एस्टिमेट बनाती है। किस मद में कितना खर्च किया जाएगा,
उसका पूरा का पूरा वो एस्टिमेट बना के देश के सामने, पार्लियामेंट के सामने पेश करती है, उस पर डिस्कशन होता है। इसी तरह का बजट जो है ना हर फैमिली को बनाना चाहिए। बिना बजट के आपको पता ही नहीं होगा कि फ्यूचर में आपके पास कितनी अर्निंग आने वाली है और कितना आप खर्चा करने वाले हो। इसमें एग्जैक्ट नहीं होता है, बजट का मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं होती है। एक ऐसी फिगर जो हम अंदाज से जो एस्टिमेट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, वही उसी का नाम बजट है। ये जरूरी क्यों है, बजट जरूरी क्यों है? गिव्स एवरी रूपी अ पर्पज। एक एक रुपए को कहाँ पे खर्च किया जाएगा उसका एक मकसद होता है। बजट बनाने का जो पर्पज होता है वो यही होता है कि मेरा एक भी रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया कहीं फालतू खर्च ना हो, कहीं फालतू न जा। हर चीज का, हर रुपए का एक पर्पज होना चाहिए। रिवील लीक यू कैन नॉट फील। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि होते हैं और हमें पता नहीं चलते। तो ऐसे खर्चों को हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं, बजट में हम पकड़ लेते हैं। टर्न सेविंग इनटू अ फिक्स्ड बिल। जो हमारी सेविंग्स हैं उसको हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सेविंग्स का हमें आगे क्या करना है, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, रिटायरमेंट के लिए लेके जाना है, या क्या करना है, वो सारा का सारा। या इस साल हमें बजट अपना बना रहे हैं हम, क्या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, या किसी बच्चे के लिए कोई एसआईपी करनी है, जो कुछ भी है वो बजट में डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में आना चाहिए। वो आपके पास आपकी जो अर्निंग है वो भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। आपको नहीं पता, कुछ लोगों को नहीं पता उनकी अर्निंग कितनी होने वाली है अगले 12 महीनों में, बट कुछ अंदाजा इसका इस तरह से कर सकते हो कि पिछले 6 महीने का देख लो कि भाई 6 महीने में ऑन एन एवरेज मेरी मंथली इनकम कितनी है। उसके हिसाब से आप अपना बजट बना सकते हो। अब बजट बनाते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, उसको हमें ध्यान से देखना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है? टू डिटेल टू सस्टेन। हमने अपने बजट को 40-50 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, हर चीज को लिख दिया। बच्चे की छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज को लिख दिया। नमक, दाल, मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सारा कुछ इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल रखो इसको कि घर में राशन कितने का आएगा, बच्चे की ट्यूशन फीस कितनी जाएगी, स्कूल की फीस कितनी जाएगी, जो हम बाहर निकलेंगे ट्रांसपोर्टेशन में हमारा कितना खर्चा होने वाला है। इस तरह के कुछ मद, 8-10 मद अपने बना लो और उसके हिसाब से अपनी बजटिंग करो। फिर एक गलती और होती है कि हम कुछ इस तरह की चीजें हम इग्नोर कर देते हैं जो एक्चुअल में होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है या कोई रिन्यूअल आने वाला है इंश्योरेंस का, उसमें कुछ पैसे जाएंगे हमारे, हमने वो बजट में शामिल नहीं किया। या कोई फेस्टिवल आने वाला है आगे आने वाले टाइम में, अब फेस्टिवल्स में भी खर्चे होते हैं, उसको हमने नहीं अपने बजट में डाला। कुछ रिपेयर्स की हमने कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट हमने अलग से नहीं रखी, किसी को गिफ्ट देना पड़ सकता है। तो ये कई सारी चीजें हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं लोग, इसका ध्यान रखना चाहिए। एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक होती है हमारे यहाँ, हमारे भारतीय समाज में खास तौर से कॉमन मिस्टेक ये होती है, सेविंग व्हाट एवर इज लेफ्ट। भाई खर्चा करेंगे पूरे महीने में, जो कुछ बचेगा उसको हम बचा लेंगे। मतलब अपनी तरफ से कुछ भी प्लानिंग नहीं है उसकी, जो बच गया वो ठीक है, ना बचा तब भी ठीक है। इस तरह का एटीट्यूड जो है ना बजटिंग के लिए अच्छा नहीं है। बजटिंग कहता है कि पहले बचाओ फिर खर्चा करो। तो हम आगे डिस्कस करेंगे वो किस तरह से चीजें चलती हैं, प्रॉपरली बजटिंग या प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से होना चाहिए, उसको हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो होता ये एटीट्यूड है, सेविंग वट एवर इज लेफ्ट, जो बचेगा वो सेव हो जाएगा। नेवर रिव्यूइंग इट। एक बार बजट बना लिया तो बस उसको बाद रिव्यू नहीं करते कि भाई जो हमने बजट बनाया है वो प्रॉपर वे में जा भी रहा है। हमने जितना सोचा था कि इनकम आ जाएगी उतनी क्या इनकम आई, इस महीने क्या उतनी इनकम आई जो हमने सोचा था? जो हमने सोचा था कि इतना खर्च करेंगे क्या उतना ही खर्च हुआ या ज्यादा हो गया? जो हमने बजट में लिखा था उसी हिसाब से चीजें चल रही हैं आगे, या कुछ ऊपर नीचे या गड़बड़ हो रहा है? ये 50-30-20 बजट रूल है। हम में से किसी को पता है इसके बारे में? अगर जिसको पता है वो एक बार उस पे ऊपर ना रेज हैंड का वो है आइकन बना हुआ है, सबसे टॉप पे देखोगे ना रेज करके हाथ बना हुआ है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप में से किसको नॉलेज है इस बारे में। 50-30-20 रूल, 50-30-20 रूल किसी को पता है हमें से?
अभी तक किसी ने हैंड रेस नहीं किया। पूजा आपको पता है ये? अनम्यूट नहीं कर लो। सर। नहीं। एरम आपको पता है 50-30-20 रूल? नो सर, कोई आइडिया नहीं है सर। कोई बात नहीं, कोई बात। अनहा, अना बेटा आप जरा अनम्यूट करो अपने आप को। जी आप सुबह के सेशन में नहीं थे ना बेटा? जी, मिस हो गया था वो। अच्छा कोई बात नहीं। बेटा आपको कुछ पता है इसके बारे में 50-30-20 रूल? तो कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं। नदीम साहब आपको पता है कुछ? सर आई थिंक जो हमारी इनकम होती है उसका 50% हम एक्सपेंस एंड 30% सेविंग एंड 20% इन्वेस्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नदीम साहब अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा, तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा। मेरा नाम नदीम है और मैं दुबई में रहता हूँ और इंश्योरेंस में मैं जॉब करता था, बट अभी मैंने जॉब से लेफ्ट कर दिए थे तो अपने ही क्लाइंट कर रहा हूँ। ओके ओके नदीम साहब, बहुत अच्छी बिल्कुल सटीक बात आपने बताई। एक्चुअल में बजट का मतलब यही है। बजट का जो 50-30-20 रूल है वो यही रूल है। 50% नीड्स, 30% वांट्स और 20% सेव एंड इन्वेस्टमेंट। 50% जो भी हमारी अर्निंग होगी उसका 50% तक हम अपनी जरूरतों पे खर्च करेंगे। रेंट है, ग्रोसरी है, यूटिलिटी है, ईएमआई है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है। 50% हमारी जरूरतें, उस पर खर्चा होगा। 30% हमारी बॉन्ड्स पे खर्चा होगा। बॉन्ड्स क्या है कि भाई मुझे रेस्टोरेंट में डिनर करना है, मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन चाहिए, मैं कहीं पर बाहर घूमने जाऊंगा या जाऊंगी, ये हमारी क्या है, बॉन्ड्स हैं, नीड्स हैं। या अच्छे कपड़े खरीदूंगी, तो ये हमारी बॉन्ड्स हैं, हमारी चाहत है, हम चाहते हैं ऐसा हो। तो इस पे आप 30% तक खर्च कर सकते हो। 50% अपनी जरूरतों पे, 30% अपनी बॉन्ड्स पे, अपनी चाहतों पे, और 20% सेविंग जरूर होनी चाहिए। 20% सेव करिए और उस पर इन्वेस्ट करिए। ये एक 50-30-20 बजट रूल होता है। एक्सरसाइज 1, बिल्ड मीराज मंथली बजट। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरह से ये चीजें चलती हैं। द सिनेरियो, सिनेरियो क्या, मीराज मंथली टेक होम 60,000, उसकी फिक्स नीड टुडे 26,000, करंटली सेव्स व्हाट इज लेफ्ट, 2,000 बचा पाती है। वांट्स एन इमरजेंसी फंड एंड ए हॉलीडे। ये एक मीरा नाम की एक महिला है, 60,000 रुपये महीना कमाती है, 26,000 रुपये उसकी जरूरत है, 2,000 रुपये बचा पाती है, इमरजेंसी फंड बनाना चाहती है और एक हॉलीडे प्लान करना चाहती है कि भाई घूमना जाना चाहती है कहीं। अब उसका हमें बजट बनाना है, मंथली बजट उसका बनाना है। क्या करेंगे हम? 60,000 उसके घर में आता है। 50-30-20 रूल से समझते हैं। लिस्ट व्हाट बिलोंग्स इन नीड्स वर्सेस वांट्स। जैसे हमने डिस्कस किया कि 60,000 का 50% हो गया 30,000, तो 30,000 रुपया वो अपनी जरूरत में खर्च कर सकती है। जो भी उसके घर की जरूरत है, उसे अपने फ्लैट का रेंट देना है, उसे राशन लाना है घर के लिए, बच्चे की ट्यूशन फीस देनी है, बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, ये उसकी जरूरतें हैं। इससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, ये उसको चाहिए ही चाहिए। तो 50% तक यानी 30,000 को उस पर खर्च कर सकती है इस रूल के हिसाब से। उसके बाद 30% वो अपनी बॉन्ड्स पे खर्च कर सकती है। कभी बाहर खाना खाने का मूड है, अच्छे कपड़े बनाने का मूड है, नॉर्मल कपड़े उसी में आएंगे न्यूज में, लेकिन जो फैंसी कपड़े हैं शादी ब्याह में पहनती है लेडीज खास तौर पे, एक बार लहंगा खरीदती है उसके बाद उसको दोबारा नहीं पहनते, इस तरह के जो एक्सपेंस हैं वो हमारे बॉन्ड्स में आते हैं। या हमें अच्छा गैजेट लेना है, हमें आईफोन खरीदना है, वो उस तरह के हमारी बॉन्ड्स हैं, उसमें 30% तक आप खर्च कर सकते हो। डिसाइड हर मंथली सेविंग्स अमाउंट। तो मैंने आप जैसे आपको बताया, नीड्स में उसकी 50% यानी कि 30,000, बॉन्ड्स में उसका 30% यानी कि 18,000 रुपये। 18,000 रुपये वो इन सब मद में खर्च कर सकती है अगर वो 60,000 रुपये कमा रही है तो। लेकिन उसको 12,000 रुपये हर हालत में बचाने होंगे, 20% उसको सेविंग करनी होगी। तो ये जो है ना, ये 50-30-20 रूल वो हर फैमिली में लागू होता है, चाहे वो
महीने का 50,000 कमा रही हो, 25,000 कमा रही हो या फिर 5 लाख कमा रही हो, रूल सबके लिए सेम है। जितनी आपकी अर्निंग है उसके अकॉर्डिंगली आपकी नीड्स, वांट्स और सेविंग्स हो सकती है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सेविंग हैबिट्स। गलती क्या होती है कि हम लोग प्लान नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल किसी के 50,000 की अर्निंग है तो उसे एटलीस्ट जो है ना, एटलीस्ट उसको 10,000 की सेविंग करनी है। हम लोग क्या करते हैं, पहले खर्चा करते हैं, उसके बाद जो बचता है ना उसको फिर हम कहते हैं हमारी सेविंग हो गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वॉरेन बफे का नाम शायद कुछ लोगों ने सुना हो, हमारी जो लोग आज डिस्कशन में हैं। वॉरेन बफे एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स रहे हैं, अभी भी हैं। उनका कहना है कि पहले सबसे पहला जो काम करना है हमें सैलरी मिलने के बाद वो बचत है। इस महीने मुझे 20% बचत करना ही है, मतलब 20% तो होना ही चाहिए। आप कमाते कितना है उससे मतलब नहीं है। 50,000 कमाते हो, 10,000 रुपये आपकी सेविंग होनी ही चाहिए। सबसे पहले सेविंग करो, एक अलग से अकाउंट ओपन कर लो, उसमें डाल दो सेविंग का पैसा। उसके बाद बॉन्ड्स और हमारी हमारी नीड्स और बॉन्ड्स उसके बाद आएंगे। अब इसको करना कैसे, ऑटोमेट सेविंग कर लो। आजकल पता है आपको, ऑटोमेट हो जाती है सेविंग। आप बैंक में इंस्ट्रक्शन दे दो कि भाई इतना पैसा सेपरेटली मेरा इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। अकाउंट भी दूसरा होना चाहिए इस काम के लिए। सेविंग के लिए दूसरा अकाउंट होना चाहिए। जिसमें सैलरी आ रही है उसमें तो रहेगा ही नहीं, बचा ही नहीं पाओगे। दूसरे अकाउंट में डाल देना चाहिए, उसको ऑटोमेट कर देना चाहिए ताकि पता ही ना चले उसका। अवॉइड लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, सेव एटलीस्ट हाफ ऑफ एवरी रेस। अभी क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो सेविंग में भी इन्फ्लेशन हमें काउंट करना पड़ेगा कि भाई आज की डेट में मैं 10% 20% बचा रहा था, लेकिन मेरी अर्निंग बढ़ गई है, तो साथ में जो चीजें हैं उसका महंगाई की दर भी बढ़ गई है, तो थोड़ा सा मेरे को सेविंग और बढ़ा देना चाहिए। तो उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। रिड्यूस इम्पल्स स्पेंडिंग। इम्पल्स स्पेंडिंग किसी को पता है? मुझे आपको पता है इम्पल्स स्पेंडिंग किसे कहते हैं? मुझे नहीं सर, इसके बारे में नहीं पता है। एरम आपको आइडिया है? सर नो आइडिया। अच्छा मुस्कान आपको? मुस्कान अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। जी ये वो होता है कि जो हमें जरूरत की चीजें नहीं होते, फालतू खर्चे, नॉन एसेंशियल क्या चीजें दोबारा जो बताओ, होती हैं। दोबारा बताओ बेटा, दोबारा बताओ। जो नॉन एसेंशियल अब चीजें होती हैं, जो फालतू खर्चे होते हैं, जिनकी हमें हाँ जरूरत नहीं है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। काफी हद तक इसने क्लियर किया है मुस्कान ने। ऐसी वो खर्चे खर्चे जिनकी हमको जरूरत नहीं थी लेकिन वो हो गए। कैसे हो जाते हैं वो? जब हम किसी मॉल में गए, वहां पे कोई सेल चल रही है, एक के साथ एक फ्री, 50% डिस्काउंट, भाई साहब दो के साथ एक शर्ट और ले लो, तीन के साथ चार ले लो। इस तरह की जो शॉपिंग हम कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ये हमने खाम खाम में इसमें खर्च कर दिया है, जबरदस्ती में खर्च कर दिया है, उसका कोई मतलब नहीं था। इस तरह की जो नॉन एसेंशियल परचेज है ना, इसको हम इम्पल्स स्पेंडिंग कहते हैं। इसको रिड्यूस करना है, इसको घटाना है, इसको कम करना है। उसका रूल क्या होता है? उसका रूल ये होता है कि जब भी आपके दिमाग में आए कुछ खरीदने के लिए, तो आप 24 आवर्स के लिए ना उसको होल्ड पे डाल दो। तो 24 घंटे तक उसको वो सोचना ये है कि चलो 24 घंटे में सोचते हैं इसके बारे में। कुछ भी आपके दिमाग में आया जो आपको लगता है कि जरूरी नहीं है, आपने उसको 24 घंटे के लिए होल्ड पे रख दिया कि चलो अगले दिन देखते हैं इसका, अगले दिन सोचते हैं इसके बारे में। फिर आप सोचिए उसके बारे में, क्या रियल में ये जरूरत है हमारी? कहीं ये हमारी बॉन्ड्स में तो नहीं है, कहीं ये नीड्स में है या बॉन्ड्स में है, या फिर हम खाम खाम में इसको खर्च करना चाह रहे हैं? इसकी जरूरत हमको है भी या नहीं है? तो आप इसके बारे में सोचेंगे और इसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसी को हम इम्पल्स स्पेंडिंग कहते हैं। इसको रिड्यूस करना होता है। ये स्ट्रॉन्ग सेविंग हैबिट्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें अपनी सेविंग की हैबिट्स है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है।
खाम खा में खर्चा नहीं करना। इमरजेंसी फंड इसेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए और सबसे पहले इसी को बनाना चाहिए हमें। जो भी फैमिली इमरजेंसी फंड को नहीं बनाती है वो बहुत परेशान रहती है। जब भी इमरजेंसी आती है उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। बट इट इज कैश रिजर्व ओनली फॉर जेन्युइन अर्जेंट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, नॉट सेल्स और हॉलीडेज। ये इस तरह का इमरजेंसी फंड होता है कि बिल्कुल जरूरत के वक्त ही काम आता है। जब कहीं से कोई भी रास्ता ना दिखे तब जाके इस फंड को टच किया जाता है। Why it matter? Without it, every surprise become dead at 30 to 40% interest. अब अचानक से इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझे, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से जो अर्निंग हैंड है उसकी नौकरी चली गई, कंपनी ने डाल दिया या कुछ इस तरह की चीजें हुई, वो खुद ही छोड़ के आ गए। अब कुछ है ही नहीं फैमिली के पास, कुछ बचत ही नहीं थी, कुछ सेविंग ही नहीं थी, कोई इमरजेंसी फंड ही क्रिएट नहीं किया था। अब उसने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज किया तो वहाँ 30-40% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसको। उसका सारा का सारा वही चला गया। कुछ सेविंग भी किया था वो भी चला गया, उसी में सारा कुछ हो गया, क्योंकि उसके पास कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं था। तो इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है। अब इसको होना कितना चाहिए? हाउ मच शुड यू होल्ड? एटलीस्ट 3 मंथ की सैलरी। अगर आपको 25,000 रुपया सैलरी मिलती है तो 75,000 रकम एक ऐसे अकाउंट में होना चाहिए जिसकी तरफ आप देखेंगे भी नहीं। बिल्कुल इमरजेंसी का फंड होता है ये। जब कहीं से कोई भी रास्ता नहीं बचता, बुरी नौबत हो जाती है, उसके बाद इसको टच किया जाता है। तो अगर सैलरी आपके आती है तो 3 महीने, सिंगल इनकम है और आप डिपेंडेंट हैं तो 6 महीने, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या वेरिएबल इनकम है तो 6 से 12 महीने का एक आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है और ये सबसे पहले इसी से काम शुरू करना चाहिए हमें। इमरजेंसी फंड सबसे पहले हर फैमिली के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ग्रोइंग योर इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड के हम बारे में थोड़ी बात करते हैं। कैलकुलेट द टारगेट। अभी हमने बात की थी मीरा की पिछले स्लाइड में, जिसमें उसकी अर्निंग थी 60,000 और उसको 30,000 उसको एक्सपेंस करना था। 18,000 रुपया उसको जो उसकी चाहत है, जो उसकी बॉन्ड्स है, उसमें खर्च कर सकती थी और 12,000 उसको बचाना। ठीक है, अभी इसके पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है, तो क्या ये सैलरीड है? तो हमने प्लान किया है कि कम से कम 3 महीने का इसके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यानी इसके पास 90,000 रुपया होना चाहिए किसी ऐसे अकाउंट में जो ये टच नहीं करे, है ना। क्या कर सकती है? 90,000 रुपए को 3 महीने में उसे बचाना है। 3 महीने में उसको एक इमरजेंसी फंड जो है वो क्रिएट करना है मीरा के लिए। क्या करेंगे इसके लिए? ओपन अ सेपरेट अकाउंट। एक सेपरेट अकाउंट इसके लिए ओपन करेंगे पहले तो मीरा के लिए। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ स्पेंडिंग रीच। जब हमको पैसा दिखाई देता है ना तो वो खर्च हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए, यार पैसा रुकता नहीं, पैसे के भी पैर होते हैं। ये क्या है? क्योंकि पैसा सामने रखा हुआ है, आपको खुद को जरूरत पड़ेगी खर्च कर दिया, किसी रिश्तेदार को जरूरत पड़ेगी खर्च कर दिया, किसी यार दोस्त को दे दिया। तो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ स्पेंडिंग रीच, वो दिखाई नहीं दे रहा है, आपको सेपरेट अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो एक इसका बिल्कुल सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। या तो बैंक में अकाउंट खोल लो या फिर म्यूचुअल फंड का एक लिक्विड फंड होता है, आप उसे भी खोल सकते हो, उसमें भी इमीडिएटली पैसा आपके पास आ जाता है। तो एक सेविंग अकाउंट अलग से होना चाहिए या लिक्विड फंड अकाउंट अलग से होना चाहिए इसके लिए। ऑटोमेट आप फिक्स ट्रांसफर। सैलरी डे पे आपने प्लान किया है इमरजेंसी फंड के, मुझे हर महीने इमरजेंसी फंड में 2,000 रुपए, 2,500 रुपए या 5,000 या 7,000 वो डालने हैं। जैसे मीरा के केस में हम बात करें तो उसे उसकी सेविंग जो है 18,000 रुपया, हमारे वो 12,000 रुपया हमारे प्लान के हिसाब से हो रही है, तो 12,000 रुपया उसको डालते हैं, डाल सकती है वो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, हम मान के चलते हैं 7,500 रुपया वो हर महीने
इमरजेंसी फंड के लिए बचाएगी। तो उसका जो 3 महीने का फंड है वो 22,500 हो गया। अगर वो 6 मंथ में का फंड है उसका 45,000 हो गया। 9 महीने का 66,500 और 12 महीने में उसने 90,000 का फंड एक क्रिएट करना है। उसने 1 साल में 90,000 रुपए का एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, क्योंकि उसका गोल है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। और ये सबसे पहला गोल होना चाहिए फैमिली के लिए। इमरजेंसी फंड शुड बी इन ईच एंड एवरी फैमिली। उसने 12 महीने का अपना एक प्लान किया कि 12 महीने तक मैं 7,500 रुपया हर महीने इस वाले सेविंग अकाउंट में या इस वाले म्यूचुअल लिक्विड फंड में डालूंगी, ताकि 12 महीने के बाद मेरा इमरजेंसी फंड ग्रो करके 90,000 तक पहुंच जाए। अब ये 90,000 रुपया उसके पास आ गया, या उसमें ऐसा भी होता है कहीं बोनस मिल गया या कहीं से कुछ रिफंड आ गया इनकम टैक्स से, या कोई गिफ्ट मिल गया, उसको भी सीधा का सीधा उठा के सबसे पहले इमरजेंसी फंड में ही डालना चाहिए। जब तक हमारा इमरजेंसी फंड नहीं हो जाता हमारे अकॉर्डिंगली, हमारी मतलब इनकम के अकॉर्डिंगली, तब तक हमें कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है पूजा, क्लियर? पूजा जी सर। जी समझ में आ गई बात? सर। जी सर। डोंट टच इट, डिफाइन बट काउंट एज एन इमरजेंसी इन एडवांस। पहले से ही पता होना चाहिए इमरजेंसी है क्या, हमारे लिए इमरजेंसी होती क्या है, कब मुझे ये खर्च करना है। तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं और आपको लगे कि अब तो भाई करना ही पड़ेगा इसको, उसके बिना कोई चारा नहीं है, कोई गुजारा नहीं है, तभी हम इस पैसे को टच करेंगे। अब अपने फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं, सेटिंग फाइनेंशियल गोल। कुछ हमारे शॉर्ट के गोल हो सकते हैं, कुछ मीडियम टर्म के हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं। 1 साल के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, अपना इमरजेंसी फंड स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट तो कर ही देना है। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमारे शॉर्ट टर्म के गोल हो सकते हैं कि कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी चल रही है हमारी, तो उसका कब प्रीमियम आने वाला है, उसका रिन्यूअल कब आने वाला है, हमारे पास पैसा उस टाइम के लिए होना चाहिए, तो हम सेविंग से ही इसको बचाएंगे तभी होगा। फेस्टिवल एंड गिफ्ट स्पेंडिंग, आगे आने वाले टाइम में फेस्टिवल भी आने वाले हैं, कुछ मेहमान आ सकते हैं, उन्हें गिफ्ट वगैरह देना पड़ सकता है, ये हमारे शॉर्ट टर्म गिफ्ट है। या किसी की सगाई होने वाली है, किसी की शादी होने वाली है, किसी खानदान में शादी होने वाली है, फैमिली में शादी होने वाली है, वहां पर आपको कुछ गिफ्ट देना है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म का गोल हो गया है। आपको कुछ पैसा एडवांस में सोच के चलना पड़ेगा कि चलो मैं 5,000 रुपए का उनकी शादी में कर दूंगी, या मेरे आने जाने में 10,000 रुपये और खर्च हो जाएंगे। आपने 10-15,000 का आपने एक गोल कर लिया कि 6 महीने के बाद मेरे को चाहिए होगा, तो ये आपने एक फाइनेंशियल गोल अपना सेट कर लिया शॉर्ट टर्म के लिए। मीडियम टर्म में क्या करते हैं हम, 1 से 5 साल का होता है। अब किसी को मकान खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल किसी को नोएडा में कोई फ्लैट खरीदना है, अब उसे कुछ डाउन पेमेंट देंगे। अब इतनी अर्निंग नहीं है उसकी कि वो 50 या 10 लाख या 25 लाख रुपए जो भी डाउन पेमेंट के लगने वाले हैं वो उसके पास हों, तो वो क्या करेगा, तो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं 5 साल के लिए एक प्लान कर लेता हूँ कि मैं हर महीने इस वाले मद में इतना इतना पैसा डालूंगा, 5 साल के बाद मेरा ये ग्रो होके इतना हो जाएगा, और उसके बाद मैं डाउन पेमेंट देके और अपना फ्लैट ले लूंगा, उसके बाद ईएमआई चलती है। तो ये 1 से 5 साल के बीच में एक मीडियम टर्म गोल होते हैं। सॉरी, किसी का ये हो सकता है कि यार मुझे कार खरीदनी है 5 साल के बाद, किसी का ये हो सकता है कि यार मुझे ना हायर स्टडी करनी है, बाहर जाना है, विदेश पढ़ने जाना है, तो इन सब के लिए पैसा चाहिए। तो ये हमें कब पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। ये जिस फैमिली को आप एडवाइस करोगे उसको पता होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं यार 4 साल के बाद या 3 साल के बाद ना मैं दुबई जाऊंगा अपनी फैमिली को लेके, या मलेशिया जाऊंगा अपनी फैमिली को लेकर, जरा घूम के आता हूँ। तो उसका अपना एक बजट बनाओ, उसका एक गोल बनाओ कि मेरे को 5 लाख की जरूरत पड़ेगी, 3 लाख की पड़ेगी, या 4 लाख की पड़ेगी। उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट को जो तरीका है उसको प्रॉपरली रखो, ताकि आपके पास वो पैसा हो उस टाइम जब आप प्लान कर रहे हो। तो ये मीडियम टर्म का हो गया। अब लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में जैसे मतलब 5+, उसमें क्या गोल होते हैं, रिटायरमेंट कॉर्पस, कि भाई मुझे बुढ़ापे में पैसा चाहिए होगा, कुछ मेरे पास कॉर्पस होना चाहिए इतना जो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूं, मेरा खर्चा खुद मैं खुद उठा लूं।
तो इसके लिए भी मेरे को प्लान करना पड़ेगा। ये हमारे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है। या चिल्ड्रन की एजुकेशन है कि मुझे पता है मेरा बच्चा अभी 1 साल का है, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, उसको 18 साल के बाद जब ये कॉलेज जाएगा तो एक लमसम अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। वो कहाँ से आएगा, कितना मुझे जरूरत पड़ेगी, वो सारा का सारा हम अभी से पता करके और उसके हिसाब से फिर अपनी प्लानिंग करते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि मुझे ना 50-55 साल की उम्र के बाद से ना काम नहीं करना है यार, बहुत मत इतना ही करना चाहता हूँ, उसके बाद तो घूमूंगा, आराम करूंगा या दोस्तों में मस्ती मारूंगा। उसने अपना गोल सेट कर लिया कि 55 साल की उम्र में मुझे रिटायर होना है। 55 साल की उम्र में उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इंडिपेंडेंस के लिए पैसा चाहिए उसको, तो उसका गोल हो गया 55 साल की उम्र कि भाई आज मैं 30 साल का हूँ फॉर एग्जाम्पल, 25 साल तक मुझे कमाना है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। जो पैसा मैं बचा लूंगा और जो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाए, जो ग्रो होके मेरे पास मेरे उसमें होगा कॉर्पस में, उसको मैं यूज करूंगा। तो इस तरह से ये हम लोग फाइनेंशियल गोल को सेट करते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि फाइनेंशियल गोल होना कैसे चाहिए। स्मार्ट फाइनेंशियल गोल क्या होता है, इसका नाम भी स्मार्ट ही है। एस से होता है स्पेसिफिक, एम से होता है मेजरेबल, ए से होता है अचीवेबल, आर से होता है रिलीवेंट और टी से होता है टाइम बाउंड। यानी कि स्पेसिफिक, उसको एक नाम दे दो आप, नेम द एग्जैक्ट अमाउंट एंड पर्पज, उसका पर्पज दे दो। फॉर एग्जांपल मुझे कार खरीदनी है तो आप उसका लिख दो परचेजिंग ऑफ कार, कितना अमाउंट चाहिए होगा वो अमाउंट लिख दो। तो ये प्रॉपर स्पेसिफिक होना चाहिए। मेजरेबल, ऐसा नंबर होना चाहिए कोई जिसको आप ट्रैक कर पाओ। ऐसे नहीं चलो आ जाएगी 5 से 7 लाख के बीच में, नहीं, 5.5 लाख की आएगी, 6 लाख की आएगी, 7 लाख की आएगी, एग्जैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसको उसकी प्रोग्रेस भी देख पाओगे। भाई आप 6 महीने हो गए, मैंने उस मद में कितना पैसा बचाया, कितना पैसा डाला, कितना पैसा गिरो हुआ मेरा उस मद में। अचीवेबल, फिक्स और रियल कैश फ्लो टुडे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी अर्निंग तो फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपया है और मैं सारा का सारा इसी वाले मद में डाल दे रहा हूँ। अचीवेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा पैसा होना चाहिए जो आप इस मद में डाल पाओ, प्रॉपर कैश फ्लो के हिसाब से आपका होना चाहिए। अचीवेबल होना चाहिए मतलब इसको अचीव करने की, अचीव हो जाए इस तरह का होना चाहिए। रिलीवेंट होना चाहिए, इसको इरिलीवेंट नहीं होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए। आपका पर्पज क्या है, आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से उसका रिलीवेंस है, तो वो रिलीवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कर लेंगे यार, नहीं, 5 साल में करना है, 6 साल में करना है, 7 साल में करना है, 10 साल में करना है या 25 साल में करना है, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम आपको लगाना होता है। तो स्मार्ट फाइनेंशियल गोल इसी तरह से डिसाइड किए जाते हैं। स्मार्ट उनका नाम ही होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट, टाइम बाउंड। फ्रॉम बैक टू स्मार्ट, बिफोर आई वांट टू सेव मोर मनी। अगर लोग कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग सोचते नहीं, लोग सोचते हैं कि यार मुझे ज्यादा पैसे बचाना है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि कितने बचाना है। तो इस तरह से नहीं चलेगा, स्मार्ट फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। इस क्लास के बाद आप भी इस तरह से नहीं कहो मुझे अब पैसे बचाना है, बल्कि आप ये कहोगे कि मुझे 90,000 रुपए 3 महीने में इमरजेंसी फंड के लिए 31 दिसंबर तक 7,500, जैसे मीरा के केस में था, आई विल सेव 90,000 फॉर ए 3 मंथ इमरजेंसी फंड बाई 31 दिसंबर बाई ट्रांसफरिंग 7,500 ऑन द 1st ऑफ एवरी मंथ। हर महीने 7500 रुपए मैं इस फंड में डालूंगी और मुझे 90,000 रुपया एक 3 महीने लिखा है, 12 महीने में मुझे बचाना है। तो यहाँ पे अब इसमें हम बात करें तो ये मेजरेबल भी है कि 90,000 रुपया है ना, स्पेसिफिक है, टाइम दिया हुआ है, रिलीवेंट है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए चाहिए उसके, और टाइम बाउंड भी है। तो इसी तरह के गोल हमें बनाना है कि आई विल सेव 90,000 फॉर ए 3 मंथ इमरजेंसी फंड बाय 31 दिसंबर बाय ट्रांसफरिंग 7,500, हर महीने इतने पैसे बचाऊंगी और इस वाले फाइनेंशियल गोल को, इमरजेंसी फंड को मैं अचीव करूंगी। कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक जिसको अवॉइड करना चाहिए, ओवर स्पेंडिंग। आपने देखा कि जब जब किसी इंसान की इनकम बढ़ती है या अचानक से पैसे आ जाते हैं तो चुपके से जो है ना खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते, हम ओवर स्पेंडिंग करने लगते हैं। जैसे ही हमारा
कहीं से हमारे पैसे कहीं से आना शुरू हो जाते हैं तो हम ज्यादा खर्चा करने लगते हैं। इसको फिक्स कैसे किया जाए? ट्रैक 1 ऑनेस्ट मंथ। एक महीना आप देखिए, एक महीना आप ध्यान से देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ज्यादा खर्च कर रहा हूँ। उसको समझने की कोशिश करिए। तो ओवर स्पेंडिंग से बचना है। एक्सेसिव डेट, हाई इंटरेस्ट ईट फ्यूचर इनकम। जहां पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, ऐसे कोई भी लोन अगर आपने ले रखा है तो सबसे पहले उस लोन को क्लियर करिए। वो आपकी फ्यूचर की इनकम को बुरी तरीके से खा जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ये वाली मिस्टेक किसी फैमिली को नहीं करना है। नो इमरजेंसी रिजर्व, जैसे हमने डिस्कस किया, इमरजेंसी रिजर्व मस्ट है। हर फैमिली के पास अपना एक इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं रखनी है। लैक ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग कुछ भी नहीं है, तो बिना प्लानिंग के कुछ हो नहीं सकता। हर महीने कम से कम 1 घंटे का टाइम निकालिए और प्लान करिए। प्रॉपरली प्लानिंग बहुत एसेंशियल है, मस्ट है। इसी तरह से इमरजेंसी रिजर्व जो रखी है ना, उसको भी अगर आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 1 महीने का तो, जो आप अर्निंग करते हो उसका 1 महीने का तो शुरू करो। 1 महीने का भी मान लो 4 महीने में आपने उस फंड में डाल दिया जो 1 महीने की सैलरी है या 1 महीने की इनकम है, तो एटलीस्ट कुछ तो है आपके पास। कहा कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब हमें क्या करना है? देखो, हमें अपने क्लाइंट को बताना है या अपने फ्रेंड को बताना है या अपनी फैमिली में डिस्कस करना है, तो कुछ एक्शन प्लान जब तक हम खुद से नहीं करेंगे ना, तब तक हम समझेंगे भी नहीं और सामने वाले को हम कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे। कहते नहीं, पहले खुद से करना चाहिए। अभी करना क्या होगा हमें? ट्रैक एवरी रुपीज फॉर 7 डेज, अगले 7 दिनों तक। यानी कि आज संडे है, अगले संडे को जो हम मीटिंग कर रहे होंगे, जब हम क्लास ले रहे होंगे, तो हमारे 7 दिन पूरे हो चुके होंगे। बस इन 7 दिनों में हमें करना कुछ नहीं है। जो भी खर्च आप करोगे इन 7 दिनों में, उस पर अवेयर रहो। उसको सोच समझ के खर्च करना है, समझ के खर्च करना है। एवरी रुपीज को ट्रैक करना है। अप्लाई 50-30-20 दिस मंथ। इसी महीने हम 50-30-20 रूल को अपनाना है। जो भी सैलरी आप ले रहे हो, जो भी अर्निंग आपकी हो रही है, उसमें 50% आप जरूरत पे खर्च करो। 30% जो आपकी चाहते हैं आप उन पे खर्च कर सकते हो। 20% आपको जरूर बचाना है। 20% तो सबसे पहले बचा के अपने अलग अकाउंट में डालना है। ऑटोमेटिक सेविंग और सैलरी डे पे ही आपका जो बचत का पैसा है ना, वो दूसरे अकाउंट में चला जाना चाहिए। ये करना है। स्टार्ट द इमरजेंसी फंड। कुछ नहीं है तो 1000 रुपया, 2000 रुपया, 1500, जो कुछ भी, जैसा भी आपकी अर्निंग की कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इमरजेंसी फंड जो है वो बनाना शुरू कर दीजिए। राइट दीज स्मार्ट गोल टुनाइट। आज रात को या कल जो भी आपके गोल्स हैं फ्यूचर के लिए, जैसे हमने 3 गोल को डिस्कस किया, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, उनको आप किसी पेपर पे लिखिए और उसको बनाइए, उसके बारे में सोचिए। ये 2-3 दिन में ही करना होगा। ये एक्शन प्लान है। अब सेशन खत्म होने वाला है हमारा, बस 2-3 मिनट। आज का टेक अवे क्या है? फाइनेंशियल वेलनेस इज बिल्ट ऑन हैबिट नॉट इनकम। जैसे हमने डिस्कस किया आज कि जो फाइनेंशियल वेलनेस है ना, यानी कि माली तरक्की कह लीजिए या माली हेल्थ कह लीजिए, माली स्वास्थ्य कह लीजिए, माली अपनी ये कह लीजिए वेलनेस, वो किस पे बिल्ड होती है? हैबिट पे, इनकम पे नहीं। सेम इनकम ग्रुप के लोग, एक अमीर हो जाता है, एक गरीब रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक की हैबिट्स इन्वेस्टमेंट और एक की हैबिट्स पूरा एक्सपेंस करने की, दूसरे की हैबिट कुछ खाने की है, कुछ बचाने की है। तो जो कुछ खाता है, कुछ बचाता है, वो अपनी लाइफ में अमीर बन जाता है, और जो पूरा का पूरा खर्च कर देता है वो गरीब का गरीब रह जाता है। तो हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमको आगे लेके जाती है। 50-30 रूल, 50-30-20 कीप्स बजटिंग सिंपल एंड सस्टेनेबल। बिल्कुल सिंपल सा रूल है ये। आधा जरूरत पे खर्च करना, 30% जो है वॉन्ट्स पे खर्च करना है, जो हमारी चाहते हैं, ख्वाहिशें हैं, उस पे खर्च करना है, और 20% को सेविंग में डालना है। 3-6 मंथ ऑफ एक्सपेंसिव जो फाउंडेशन ऑफ काम। 3 से लेके 6 महीने का हमें एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। वो हमें शांत रखेगा, हमें सुकून देगा, हमें टेंशन नहीं होगा।
स्मार्ट गोल टर्न्स इंटेंशन इनटू डेटेड कमिटमेंट। जो हम गोल बनाते हैं उसको स्मार्ट होना चाहिए, जैसे मैंने डिस्कस किया, जैसे मैंने आपको बताया, उसको प्रॉपरली आपको फ्रेम करना पड़ेगा, डेट के साथ, अमाउंट के साथ फ्रेम करना पड़ेगा। तो ये आज का सेशन था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर अब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ भी जानना हो सेशन के बारे में या कुछ भी, बताइए नदीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं नदीम नो साहब? क्वेश्चन सर, नो सर, नो थैंक्स, बहुत अच्छा सेशन रहा है सर। चलिए, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ समझना हो? मुस्कान, बेटा समझ में आया? यस, समझ में आया, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछना, अभी तो नो क्वेश्चन। अच्छा, गुड, वेरी गुड। अनहा बेटा, आपकी समझ में आया? जी जी बहुत अच्छे से समझ आया। अच्छा, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कभी भी पूछ सकते हो। वी आर जस्ट ए फैमिली, हमें साथ में ग्रो करना है, साथ में सीखना है। अब हमारी जर्नी शुरू होती है, हम उम्मीद करते हैं कि 24 सेशन के बाद ही खत्म होगी ये। तो फाउंडेशन कोर्स करिए, उसके बाद एडवांस कोर्स करिए, और मेरी दुआ है कि आप लोग सब तरक्की करें, खुश रहें और बढ़िया से अपनी लाइफ एंजॉय करें। और इंशाल्लाह इसी तरह से जुड़े रहेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, सबको बेनिफिट होगा। हम अपनी पर्सनल लाइफ को तो एंजॉय करेंगे ही, हम समाज के लिए भी कुछ करके जाएंगे इंशाल्लाह। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? इरम? जी सर, मुझे समझ आया सर, मुझे बहुत अच्छा समझ में आया ये बजट को कैसे करना है, कैसे बचाना है, 50-30-20 रूल को। ये मैंने बहुत गुड। अच्छा सीख लिया है सर। हाँ 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 हाँ, तो इसका इसका इम्प्लीमेंट करिए अपनी अपनी लाइफ में। सबसे पहले हमें खुद करना होता है, अपनी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, इंशाल्लाह फर्क लगेगा। आप ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप मैं लोगों को पहले ज्वाइन से करने के लिए। सर जी मैं बताओ। पहले से 50-30-20 ये रूल अप्लाई करती हूँ, बट मुझे पता नहीं था इस वेरी रूल को गुड। ये बोलते हैं। ये बजटिंग रूल जो अच्छी आपने बात। बताया ना 50-30-20, ये पहले से जी ही जी करती हूँ ये, बट इसका एक नाम जी नहीं जी पता जी। था क्या बोलते हैं इसको, तो आपके थ्रू नहीं नहीं, पता चला सर। इस वो तो जितने भी सेंसिटिव लोग हैं दुनिया में वो सब करते हैं। सबने बचत बचत के ऊपर बहुत बात की है सबने, लेकिन एक्चुअल में हमको पता नहीं होता सर कि हमें बचाना कितना चाहिए, कम से कम कितना बचाना चाहिए। ये जो ओके 50-30-20 रूल्स है ना, ये इसीलिए लाया यस गया है सर। कि एटलीस्ट हमको 20% तो बचाना ही होगा जितना हम कमाते हैं। इसलिए अगर जी सर। 25 और 30% बचा रहे हो तो और अच्छी बात है। 20% तो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट है, 20% तो बचाना ही होगा। तो ये फिगर देने से ही होता है ना कि हमारे पास सामने फिगर निकल के आ जाती है परसेंटेज देने से, तो वो अमाउंट हम अलग से रख सकते हैं। सर ये ठीक है, होप जी सर। होप आपने ओके सर। सबने सेशन को एंजॉय किया। अच्छा, आप लोग मुझे फीडबैक भी दे सकते हो। अगर देखो, कमी हर इंसान के अंदर होती है, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ और समाज से सीखता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ। मुझके अंदर, मेरे अंदर भी कुछ हो सकता है, तो आप लोग बेहिचक होकर फीडबैक अपना दीजिए। ये मत सोचिए कि सबके सामने कहेंगे तो पता नहीं बुरा नहीं मानेंगे, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। वी आर द फैमिली, किसी को कोई भी कुछ भी कहना है, कुछ पूछना है, कभी भी, एनी टाइम, हमारे ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप में भी क्वेश्चन डाल सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो। आई एम अवेलेबल फॉर यू। कोशिश ये की जाएगी कि आपका कैरियर बनाना है, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं देनी है, कोशिश ही की जाएगी इंशाल्लाह कैरियर भी बनाना, सबको हेल्प भी की जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, सेशन को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए।